हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कि मैं सुमन कुमार आप लोगों के लिए फिर से आया हुआ हूं क्लास 12th के बच्चों के लिए, जो कि हमारे इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देने वाले हैं। क्लास 12th के जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग मैथ का जो तैयारी कर रहे हैं, आप तमाम बच्चों के लिए कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और उसको इस तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि आज के बाद आपको जब कभी भी यह सवाल आपके सामने आ जाए, आप इसके ऑप्शन को तुरंत चूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, टिक कर सकते हैं। और बच्चों क्या बताएं, सबसे मजेदार बात यह है, इस टाइप का सवाल तो बोर्ड एग्जाम में निश्चित ही आता है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जी बच्चों, आपके लिए यह चैनल अभी के समय में एक ऐसा काम कर रहा है कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जी बच्चों, इस काम का आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, वह चीज अभी इस चैनल से आपके पास तक आपको दिया जा रहा है। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। फिर आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे इस व्हाइट बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इस तमाम क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं हम। जी बच्चों, इस तमाम क्वेश्चन को और इसके साथ साथ और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके लिए आया हुआ है। जी हाँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि अब क्या बताएं आपको कि डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम से मिलता जुलता यह तमाम क्वेश्चन है, निश्चित ही आएगा। इसलिए आप इसको देखें, पढ़ें और समझें। हो सके तो आप पेन पेपर निकाले, उसे नोट करने का प्रयास करें बच्चों। चलिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले अपना क्वेश्चन की ओर। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, देख सकते हैं आप यह क्लास 12th के लिए है। क्लास 12th मैथ। जी बच्चों, क्लास 12th के जितने भी बच्चे हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखें और स्किप तो जरूर ना करें, बिल्कुल ना करें। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। जी बच्चों, इस m क्रॉस n से आपने बहुत पहले परिचित हो चुके होंगे, मुझे आशा है। जी हाँ, a इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। बच्चों, यह जो लिखा हुआ है आप देख रहे होंगे, यह हमारा मैट्रिक्स है। यह कोई एक मैट्रिक्स है जो हमारे m क्रॉस n के ऑर्डर का है। जी बच्चों, अब m क्रॉस n क्या चीज है? m है रॉ की संख्या एवं n है कॉलम की संख्या। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सपोज कर कीजिए एक a बराबर कोई मैट्रिक्स है हमारा, इस प्रकार से तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका ऑर्डर क्या है, इसका कोटि क्या है? इसका ऑर्डर है इधर से इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2। जी हाँ बच्चों, और इधर से देखेंगे तो इसको C1, इसको C2 और इधर से देखेंगे तो C3। अर्थात इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना, वो कैसा है? रॉ पहले बोलेंगे और फिर कॉलम बोलेंगे। तो रॉ में कितने हो गया? दो क्रॉस कॉलम कितने हैं बच्चों? कॉलम की संख्या 3। तो हम बोलेंगे इसको 2 क्रॉस 3 का यह मैट्रिक्स है हमारा। लेकिन लेकिन यह क्वेश्चन हमारा नहीं है, क्वेश्चन है हमारा ये कह रहा है ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जरा सोचे, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं? वर्ग आप लोग जानते होंगे कि लंबाई और चौड़ाई सब इक्वल होना चाहिए, वो वर्ग होता है। जी बच्चों, वर्ग मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें कि रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों इक्वल हो। चलिए देखते हैं एग्जांपल से। मान लेते हैं यहां पर ये देखिए बच्चों, इसमें क्या है? 1 2 3, रॉ की संख्या 3, कॉलम 1 2 3। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 3 का। बच्चों देखिए, इसमें रॉ और कॉलम दोनों समान है, अर्थात यह मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, अर्थात या फिर वर्ग
आव्यूह है। बच्चों कहता है अगर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है यदि किस स्थिति में किस दरमियान कोई हमारा आव्यूह वर्ग आव्यूह होगा, तो आप देख सकते हैं कि उसका एम और एन दोनों बराबर आ रहा है। खोजिए यहां पर, ये कह रहा है एम छोटा है एन से, गलत। ये कह रहा है एम बड़ा है एन से, ये भी गलत। यहां देखिए, जी हाँ, एम बराबर एन मतलब एम और एन दोनों इक्वल है, अर्थात किसको कहते हैं वर्ग आव्यूह, जिस आव्यूह की पंक्ति एवं स्तंभ की दोनों की संख्या समान हो उसको कहते हैं वर्ग आव्यूह। अर्थात हमारा इसका ऑप्शन राइट होगा बच्चों सी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। चलते हैं अब हम लोग सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, जो एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन को स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। अब देखिए यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, कहता है हमारा ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन को स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, वैसा कोई अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या कितना हो, सिर्फ और सिर्फ एक हो। बच्चों जैसे देखा जाए, अगर हम बात करें ए बी और सी, ये देखिए इसमें कितने स्तंभ है बच्चों, खंभा खंभा कितने, एक ही खंभा न है, यह हो गया हमारा स्तंभ आव्यूह। तो इसका ऑर्डर आप बताइए तो क्या है, अगर इसका ऑर्डर को आप देखें तो यह 3 क्रॉस 1 का है। बच्चों यह हमारा एक कोई आव्यूह है, इसका ऑर्डर अगर देखा जाए इसमें 3 है रो एवं 1 है कॉलम। अगर कहा जाए तो पंक्ति की संख्या इसमें 3 है, स्तंभों की संख्या 1 है। तो यह इसको अगर देखा जाए तो यह 3 गुना 1 का यह हमारा आव्यूह है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि स्तंभ 1 होना चाहिए बच्चों, स्तंभ की संख्या 1 होना चाहिए। यहां देखो, अब स्तंभ की संख्या 1 कहने का मतलब यह 3 गुना 1 है, 3 गुना 1। तो हम लोग इस ऑर्डर को कैसे लिखते हैं, तो ऑर्डर को हम लोग लिखते हैं m गुना n से, m गुना n से। तब बताइए n का मान यहाँ कितना आ रहा है 1, और n का मान 1 से ज्यादा। अब देखिए m बड़ा है n छोटा है, लेकिन n का मान 1 है। यहां पर इसमें समझिए क्या लिखा हुआ है, ये देखो m बराबर n, क्या दोनों बराबर हो सकता है, नहीं, ये गलत हो गया। n बराबर 1, तो देख सकते हैं यहाँ पर m गुना n। अब देखिए 3 गुना 1, तो n का मान कितना हो सकता है 1। अच्छा n का मान 1, ये मिला हमें। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते इसको समझते हैं, m लेस देन n मतलब m का मान छोटा है n से। क्या m का मान कभी भी छोटा हो सकता है n से? यहाँ पर देखिए यह मान छोटा होगा इससे, तो एक यहाँ जो हमारा n है, n से कभी 1 से यह कभी भी छोटा नहीं हो सकता, अर्थात यह ऑप्शन हमारा सरासर गलत है। अब कहता है m बराबर 1 मीन्स कहता है इसमें जो पंक्ति होंगे ना उसका मान 1 होना चाहिए, नहीं यह भी हमारा गलत है। अब देखिए b भी गलत है, d भी गलत है, तो हमारा सही कौन सा हुआ, सी नंबर गलत सही हुआ हमारा सी नंबर, जिसमें कि n का मान 1 होना चाहिए। तो बच्चों आप इस सवाल को हो सके तो लिखने का भी काम करें। आप देख चुके हैं 2 नंबर, अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। तो देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। बच्चों एक कोई हमारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में भी जो हमारा ये ऑर्डर है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन का, इसमें पंक्ति आव्यूह किसको कहते हैं? तो बच्चों पंक्ति आव्यूह कहने का मतलब होता है, मान लीजिए कि ए बराबर ए बी और यह हमारा सी, तो यह हो गया हमारा पंक्ति आव्यूह। इसमें देखो पंक्तियों की संख्या कितनी है, मात्र 1। तो अब देखिए इसको अगर हम लिखे, यह हो जाएगा, यह हमारा किस ऑर्डर का हुआ, यह हो गया 1 गुना 3 का। पहले हम लोग किसको लिखते हैं बच्चों, पंक्ति को, उसके बाद किसको लिखते हैं, स्तंभ को। तो पंक्ति इसमें 1 है,
देखिए यहाँ पर ऑप्शन में हमारा कहीं मिल रहा है क्या, ये दोनों कहता बराबर है, नहीं ये गलत है, कह रहा m का मान 1 होगा। तो बच्चों देखिए ये हमारा सही है। पहले क्या लिखते हैं ऑर्डर हम लोग, m क्रॉस n का, तो पहले m तब n। तो बोलिए यहाँ पर अगर m गुना n है तो m का मान कितना आया, m गुना n होता है, यहाँ है हमारा 1 गुना 3, बोलिए m का मान कितना 1। बताइए यहाँ m बराबर 1, ये हमारा सही ऑप्शन है। ये गलत हो जाएगा और फिर हमारा यह भी गलत हो जाएगा, बराबर नहीं हो सकता है, छोटा हो। अब देखिए कहता है कि m यहाँ पर छोटा है तो m हमारा छोटा है, मतलब क्या, एक जो है वह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो बराबर नहीं हो सकता है, छोटा तो हो सकता है m का मीनिंग, बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यह हमारा ऑप्शन गलत है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों 4 में क्या दिया हुआ है कि यदि a बराबर, ये हमारा कोई एक मैट्रिक्स है, देख सकते हैं आप, a बराबर तथा b बराबर भी कोई हमारा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कहता है a प्लस b बताइए। अब देखिए आप, दो मैट्रिक्स हमें मालूम है, अब हम दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, तो योग निकालना है। आपने पढ़ा होगा सबसे पहले इसी बात को, योग। तो योग कैसे निकालते हैं, एक बार इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं, देखिए आप गौर से। देखिए बच्चों होता क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, आप फटाफट जोड़े इसको। देखिए पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे वाले को तीसरे वाले से, सेम प्रोसेस आपको नीचे में भी करना है, इन दोनों को भी इसी तरह से आपको देखना होगा। देखिए पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से और तीसरे वाले को तीसरे वाले से ऐड करना होगा। तो बताइए तो 9 + 11 क्या मिलेगा, उसके बाद 10 + क्या 10, उसके बाद 11 + क्या तो 9। चलिए बच्चे नीचे वाले को लिखते हैं, 12 + 8, यहाँ पर 13 + 7, 14 + 6। आपको क्या करना है, बस इसको जोड़ देना है। बताइए जोड़िए तो कितना आएगा, 20 20 20, ये भी रहा 20, ये भी 20 और यह भी 20। बताइए बच्चों अगर a बराबर हमें यह मालूम है और b बराबर यह मैट्रिक्स दूसरा मालूम है, हमें a + b निकालना है, तो क्या करना है, इस तरह से दोनों को जोड़ देना है। बताइए आपको ऑप्शन यहाँ पर मालूम है, 4 ऑप्शन, कौन सा आपके लिए सही ऑप्शन है, क्या a, जी नहीं गलत, क्या b, जी बिल्कुल गलत, क्या c, हाँ ये भी गलत, और बचेगा आपको, जी हाँ बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए बच्चों 4 नंबर आपका सॉल्व हो चुका है। 5वां देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, कह रहा है a बराबर, ये हमारा मैट्रिक्स है, कहता है a² बताइए। जी बच्चों a² कहने का मतलब a को a से फिर से गुना किया गया है। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। बच्चों गौर से आप देखें कुछ देर, आपको ये तमाम चीज समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें लिखा हुआ 1 -1 -1 और 1। आपको इसमें क्या करना है, a² निकालना है, मतलब इसी चीज को पुनः एक बार फिर से गुना कर देना है। जी हाँ गुना कर देना है। तो गुना कैसे, आप देखिए गुना ऐसे होता है बच्चों, ऐसे इधर से, ये 1 ये भी 1, अब उसके बाद इसको फिर से इसको ऐसे गुना करते हैं। मतलब कहने का ये पहला वाला अगर हमारा पंक्ति है तो ये पहला रो से, उसके बाद इसको फिर दूसरा, सॉरी अगर पहला पंक्ति है तो पहला कॉलम से, अब पहला को फिर से दूसरा से। देखिए क्या करते हैं, इधर गुना करते हैं, बोलिए एक को 1 गुना 1 प्लस, ये रहा हमारा -1 गुना, ये रहा हमारा -1। क्या किए बच्चों, इसको इससे, अब फिर उसके बाद प्लस क्या किए, इसको इससे ऐसे गुना किया और दोनों को जोड़ दिए। फिर उसके बाद देखिए, आप देखिए गुना में आप इससे कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से, इन दोनों को इन दोनों से गुना करके हमने जोड़ दिया। अब क्या करना, हमें इन दोनों को फिर से इन दोनों से गुना करना, ऊपर में ही लिखना है। देखिए अब कितना को, 1 गुना 1 प्लस नहीं 1 गुना -1,
दूसरा इधर से करेंगे, इसको इससे, तो पहला वाले को पहला वाले से, अब दूसरा वाले को दूसरा प्लस लगाकर दूसरे वाले को दूसरे वाले से, मतलब इस वाले को इससे यहां गुना किया, इसको फिर से दूसरे वाले से यहां गुना किया। अब देखिए आपको ये जो दूसरा वाला आप रॉ देख रहे हैं, इस दूसरे वाले रॉ को इस पहले कॉलम से और आगे चलना है दूसरे वाले को फिर से दूसरे कॉलम से। देखिए -1 को 1 से करना होगा, -1 गुना 1 प्लस ये रहा आपका 1 गुना है वाला माइनस इधर से इधर, इसको इससे, तो यहां हो गया आपको -1। बच्चों इसी को अब दूसरे वाले से -1 गुना -1 इधर से इसको, अब इससे इसको +1 गुना 1। बच्चों आपको यहाँ पर 1, यहाँ देखिए प्लस का 1, यहाँ देखिए माइनस का 1 और यहाँ देखिए आपको माइनस का 1 मिलेगा। यहाँ पर -1, ये दोनों को गुना कीजिए -1 और फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो आपको मिलेगा -1। यहाँ पर प्लस का 1 और यहाँ पर भी प्लस का 1, तो बताइए आपको क्या मिला, 2 -2 और ये मिला आपको 2। अब क्या करना है, आप देख सकते हैं तमाम एलिमेंट्स में 2 आया हुआ है, क्या ऐसा ऑप्शन है आपको? ये नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करें, इन तमाम में से आप 2 कॉमन ले ले, कॉमन। चलिए सब में से 2 निकाल लें तो क्या बचेगा? 1 -1 और -1 1, ये आया। अब जरा बच्चे आप इस बात को समझे कि यह क्या है, 2 के बाद ये क्या है, आप देख सकते हैं यह आपका यही चीज है, अर्थात ये जो आया हुआ है यह कौन चीज है, तो यह आपको a का मान आ गया है। जरा सोचिए इसकी जगह पर आप क्या पुट कर सकते हैं? बच्चों आपने a पुट किया, जरा सोचिए इसको हल करने पर क्या आया? जी हाँ 2a। क्या आपको 2a है ऑप्शन में? गलत, ये बिल्कुल गलत, हाफ है, ये गलत, और सही ऑप्शन आपका बी नंबर, सॉरी ए नंबर 5 का। चलिए बच्चों इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 6 की ओर। आप देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है सवाल हमारा साइन इनवर्स -x का मान होगा। जी बच्चों आपका ये फॉर्मूला है, साइन इनवर्स -x का मान होगा कितना, तो साइन इनवर्स -x का मान जो होगा, क्या यह? नहीं, ये तो गलत है, गलत है, और ये गलत है जी, यह है। देखिए कैसे, साइन इनवर्स -x का जो मान होता है हम लोग इसको कहते हैं, इस थीटा का जो माइनस है ना यह आगे आ जाता है, इससे निकल जाता है। तो बताइए यह इधर आ गया तो माइनस साइन इनवर्स x, ये मिला हमारा फॉर्मूला। साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, कहाँ है आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आपने इन तमाम सवाल को देखा, अब आपके लिए लेकर आ रहे हैं 7 नंबर से आगे के सवाल। चलो बच्चों आ चुके हैं हम सब। अब अगले सवाल की ओर, सवाल है हमारा 7 नंबर। देखिए ऐसा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब की बार है कि आप गदगद हो जाएंगे। बच्चों सवाल नंबर 7 आप देख सकते हैं, कंफ्यूज तो नहीं होना है आपको, बिल्कुल नहीं, इसलिए कि आज ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा, आप कहिएगा हाँ यह क्वेश्चन हमने पढ़ा है, अर्थात इस टाइप का क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है, जी हाँ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है। आप ध्यान से देखें, बिल्कुल ध्यान से देखें, जो साइन का जो थीटा है x है और कॉस का जो थीटा है वह भी हमारा x है। साइन और कॉस दोनों का थीटा हमारा सेम, अगर फंक्शन का थीटा हमारा सेम मिल रहा हो, इनवर्स में है, उसका आप एक ही सॉल्यूशन निकालें।
वह क्या, तो वह होगा आपको π/2। जी हाँ बच्चों, आप इस बात को अपने मन में गांठ बनाकर बांध लें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान होगा π/2। आप सवाल में बनाए या कहीं भी कोई भी चीज अगर लिखना हो इसका मान, तो π/2 लेना है आपको। कब, जब साइन और कॉस इनवर्स में रहने के बावजूद दोनों का थीटा समान हो, थीटा समान हो, π/2। अब ये वाला देखिए, अगला नंबर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स। यहां भी आप गौर से देख सकते हैं, टेन और कोट में थीटा दोनों का समान है, एक्स एवं एक्स दोनों का थीटा समान है। अगर हमारा थीटा समान हो तो उसका वैल्यू हम लिखेंगे π/2। जो आप इस तरह के जो सवाल है, यह दोनों तो निश्चित ही आता है बोर्ड एग्जाम में। तो इनवर्स जब भी हमारा ये थीटा समान मिले दोनों, आप उसका आंसर लिखें π/2 और π/2। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का मान होता है इसमें से कौन सा। चलिए इसको थोड़ा सा हम लिख कर बताते हैं। 7 और 8 दोनों में, दोनों का आपका आंसर होना चाहिए था π/2, जो कि हमने आपको बता दिए इस टाइप का जब भी आए तो थीटा अगर समान हो तो π/2 और π/2। चलिए 9 में है कॉस इनवर्स माइनस एक्स का इसमें से कौन सा मान होगा। बच्चों कॉस इनवर्स माइनस एक्स का ये तो होगा ही नहीं, ये होगा बिल्कुल नहीं, ये हो नहीं सकता। तो फिर बचा क्या आपको, डी नंबर आपका आंसर। देखिए कॉस इनवर्स माइनस माइनस, यहां देखिए कॉस इनवर्स माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स है हमारा अर्थात माइनस थीटा, तब इसका मान होगा ये वाला, देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब जरा आप यहां पर ध्यान से देखें, कॉस इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस कॉस थीटा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है। अब इसके बाद आपको लिख दें कुछ और फॉर्मूले। चलिए यहां से लिख देते हैं हम लोग, सेग इनवर्स माइनस एक्स बराबर, सेग इनवर्स माइनस एक्स बराबर जिस प्रकार से कॉस इनवर्स माइनस एक्स का आप ये मिला, बस इसमें क्या क्या किए, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो था, इस एक्स का माइनस को आगे लिख दिए, देखो कॉस से आगे लिख दिए, और इस चीज को माइनस के किस में से, पाई में से। सेम काम करना है आपको इसमें से, तो यहाँ पर क्या करना होगा, पाई माइनस, बोलिए इसका अगर माइनस एक्स है तो क्या लिखें, पाई माइनस, बस सेम छाप दीजिए इसको, सेग इनवर्स एक्स। इसके अलावा अगर और हम बात करें आपको, वह हो जाएगा हमारा कॉट का, कॉट इनवर्स माइनस एक्स। जिस प्रकार से आपका कॉस इनवर्स एक्स का अगर ये फॉर्मूला आया, इसी सेम नियम से इन दोनों का भी सेम फॉर्मूला, कॉट इनवर्स माइनस एक्स का पाई माइनस, बोलिए पाई माइनस आगे, तो पाई माइनस सेम छाप दीजिए कॉट इनवर्स एक्स। ये रहा आपका दोनों सूत्र। अब कॉस इनवर्स माइनस एक्स का इतना आया, इन दोनों का भी यही होगा। यहां पर लिख देते हैं साइन, साइन इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, यह साइन आगे आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। बच्चों अगर इसके बाद हम बात करें टेन की, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर भी हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स। एक और लिख लेते हैं, यहां से आ जाएगा कोसेग इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेग इनवर्स एक्स। ये तीन फॉर्मूला बच्चों साइन टेन एवं कोसेग तीनों का सेम आ गया, लेकिन माइनस आगे। और अब देखिए कॉस सेग एवं कोट का तीनों में माइनस है, इनवर्स है तो माइनस आया, लेकिन तीनों घट रहा है किससे, तो पाई में से। देखिए सेग कोट एवं कॉस, यह तीनों का जो मान आ रहा है
पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। लेकिन उस समय देखिए इन तीनों में साइन टेन एवं कोसेक में पाई से माइनस नहीं हो रहा, बस सेम टू सेम लिखा जा रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना है, बस ध्यान से देखिए। अगला अब इसके बाद हमारा सवाल ये रहा, और इस सवाल को देखें आप लोग क्या कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी सवाल आपको हम दे रहे हैं यह आपका MVVIE ही होगा, निश्चित ही यही होगा। अगला सवाल देखिए, कहता है यदि साइन x इज इक्वल टू वाई, तब साइन, यहां लिखते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तब इनमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा। बच्चों अगर इस तरह से अगर साइन इनवर्स x का भी कभी भी मान आ जाए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं, ये ध्यान रखना है 1 लेस देन x लेस देन 1 इतना आएगा, या फिर माइनस पाई बाय 2 लेस देन इक्वल y लेस देन इक्वल पाई बाई 2। इन दोनों में से जो आपको दिखाई दे रहा है आप यहां उसको लगा दें। बच्चों देखिए साइन इनवर्स x बराबर अगर यह रहा, इसमें से आपको कौन सा मिल रहा है आप जरा बताइए। आप कहिएगा सर ये तो पहले से गलत है, जीरो आ गया, इसमें हटाइए इसको। अरे यहाँ पर भी जीरो है, ये तो पहले से गलत है, जो हमारा गलत है उसको कैंसिल कीजिए, बस कैंसिल कीजिए। अब देखिए गलत वाला अगर हमारा कैंसिल हो चुका है, बच गया बी एवं डी। अब देखिए बी तो हमारा सही है एवं डी भी हमारा सही है। नहीं नहीं नहीं, डी सही नहीं है। कैसे? डी में देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंबल लगा हुआ हमारा लेस देन, लेकिन बी में देखिए इक्वल एवं इक्वल भी लगा हुआ है, अर्थात डी हमारा गलत है। सही है तो सही सिर्फ और सिर्फ बच्चों बी नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, प्लीज लाइक जरूर करें। चलते आगे। इसके बाद सवाल नंबर 11। बच्चों 11 का है आव्यूह ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एवं बी बराबर बी आई जे पी क्रॉस क्यू को गुणनफल परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए। बच्चों दो मैट्रिक्स हमें मालूम है, दो आव्यूह हमें दिया हुआ है, कहता है इन दोनों मैट्रिक्स को गुणनफल परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए। जी हाँ, जब आपने आव्यूह चैप्टर पढ़ा था वहां पर इस बात को बताया गया था, शायद आप ध्यान नहीं दिए होंगे। चलिए पुनः उसको देखते हैं और उसे माइंड में लाते हैं, अपने कंप्यूटर में अब की बार डाउनलोड करते हैं। बच्चों अगर हमारा मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन का, और दूसरा अगर है हमारा बी आई जे पी क्रॉस क्यू का, तो अगर यह दोनों मैट्रिक्स को हमें गुणनफल परिभाषित होना है तो इसमें ये दोनों का अहम रोल है। अहम रोल कहने का मतलब कि यह दोनों इक्वल होना चाहिए। जी बच्चों अगर दो मैट्रिक्स हमें इस तरह से दिया हुआ हो और इन दोनों को गुणनफल परिभाषित करना है अगर हमें, तो इस पहले वाले मैट्रिक्स का स्तंभ की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स का पंक्ति की संख्या बराबर होना चाहिए। अर्थात जरा सोचिए अगर यह दोनों मैट्रिक्स है, इसे गुणनफल परिभाषित करना है तो हमें आना चाहिए n बराबर p, पहले मैट्रिक्स का पंक्ति नहीं, पहले मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरे मैट्रिक्स का पंक्ति इक्वल होना चाहिए, फिर जाकर यह गुणनफल परिभाषित होगा। अर्थात ये देखिए अगर इस टाइप से लिखा हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स हमारा इस टाइप से लिखा हुआ है, तो यह दोनों क्या गुना हो सकता है? तो जी हाँ, यह दोनों गुना हो सकता है। इसका अगर ऑर्डर देखा जाए 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर देखा जाए तो 2 क्रॉस 3, इसका देखिए बाद वाला और इसका पहला वाला, पहले मैट्रिक्स का बाद वाला और बाद वाला मैट्रिक्स का पहले वाला, ये दोनों क्या होना चाहिए? तो बराबर होना चाहिए। अब यह दोनों मैट्रिक्स गुना हो सकता है, ये दोनों मैट्रिक्स गुणनफल
होगा। अगर ऐसा नहीं आया तो फिर ये दोनों मैट्रिक्स को आप गुना नहीं कर सकते हैं। बच्चों जरा बताइए, अगर ए बराबर और बी बराबर हमें दो मैट्रिक्स गिवन हो, गुणनफल परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए? हमें इसका n और इसका p ये दोनों हमें बराबर होना चाहिए। खोजिए कहाँ है इसमें, ये m बराबर p नहीं, गलत है। हमें चाहिए n बराबर p। खोजिए, ये कहता है m बड़ा है, ये तो गलत है। n बड़ा है, गलत है। ये रहा आपका राइट ऑप्शन, n बराबर p। बच्चों आगे चलते हैं। चलिए इसके आगे है, हमें कहता है यदि ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन आवी हो तो ए डैश यानी परिवर्त यानी ट्रांसपोज होगा। बच्चों अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, तो अगर इसका हम ए डैश प्राप्त करेंगे, अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो और इस मैट्रिक्स का हमें ए डैश प्राप्त करेंगे, तो उस मैट्रिक्स का अर्थात ट्रांसपोज का ऑर्डर कैसा होगा? इसका ऑर्डर जो होगा ए आई जे, ये दोनों पलट जाएगा। अब बताइए, ये हो जाएगा जे आई, ये पलट जाएगा, क्या होगा? एन क्रॉस एम का। बच्चों अगर यह m क्रॉस n है, यह होगा हमारा n क्रॉस m का, अर्थात दोनों क्या होगा? पलट जाएगा। तो बताइए a बराबर m क्रॉस n आव्यूह है, तो a डैश कितना होगा? ये दोनों पलट जाएगा, अर्थात m क्रॉस n n क्रॉस m में बदल जाएगा। तो खोजिए, ये दोनों गलत है, m क्रॉस n ही होगा, नहीं गलत है। दोनों बराबर, बिल्कुल गलत है। क्या होगा? तो बदलेगा। ये रहा हमारा बी नंबर का राइट आंसर। बच्चों अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर हमारा है 13। चलिए 13 क्या है? 13 हमें दिया हुआ है, कहता है एक x2 18x बराबर में, बच्चों हमें मालूम है 6 2 18 6। कहता है x का मान बताइए क्या होगा? बाबू इसमें से अगर हमें x का मान निकालना हो, आप देख सकते हैं यह दोनों मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म में है, और डिटरमिनेंट को आपने पढ़ा होगा, क्या करना होता है? क्रॉस करना होता है। जी हाँ बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करना होता है। यहाँ से क्रॉस करें, इसको क्या आएगा? अगर इन दोनों को आप गुना करें तो आप देखिएगा, इसको इससे गुना करने पर एक्स स्क्वायर और इन दोनों को गुना करने पर माइनस आएगा। बच्चों इन दोनों को जब भी गुना करेंगे तो बीच में हम अपने मन से लगाएंगे माइनस। 18 दूनी 36 बराबर, अब देखिए इन दोनों को हल करें तो यहाँ से यहाँ गुना करें, कितना आएगा बच्चों? 36, और ये दोनों को गुना करें माइनस का 36। अब देखिए यहाँ क्या होगा, ये दोनों 36 तो 36 कट गया, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में। अब बताइए क्या मिला? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसको दूसरी तरफ भेज दिए। बच्चों यहाँ से हमें निकालना है x का मान, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 36। अब जरा बताइए आप कि अगर x का मान निकालना हो, अंडर रूट 36 है, तो अंडर रूट 36 का वैल्यू कितना आएगा? जी हाँ 6। जी 6 खोज सकते हैं आप। अगर आप इस तरह से खोज कर टिक कर दिए ना कहीं ए नंबर, तो गया। जी बच्चों अगर इस तरह से आप x का मान 6 निकाल कर इसमें टिक कर दिए तो गया। ऐसा नहीं हो सकता। जब भी आपको वर्गमूल निकालना हो, जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो उसका प्लस माइनस दोनों लीजिए। चलिए 36 का वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस दोनों आएगा, तो 36 का वर्गमूल आपको मिलेगा प्लस माइनस में 6, अर्थात 6 प्लस में भी 6 माइनस में भी। चूंकि चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो सदैव धनात्मक ही होगा। इसलिए जब कभी भी आप किसी भी संख्या का
वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में लीजिए। चलते यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस में क्या है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ प्लस में 6 है हमारा, ये गलत है। ये माइनस का 1 है, ये गलत है। यहाँ पर डबल 6 है और दोनों आप देख सकते हैं दोनों का दोनों प्लस में है, अर्थात यह भी हमारा गलत है। तो सही आपका क्या, जी हाँ बिल्कुल बी नंबर। बच्चों आपको आपके लिए तमाम सवाल इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसे ध्यान पूर्वक देखें, ध्यान पूर्वक देखें। चलिए अब हम लोग चलते हैं, सवाल नंबर 13 हमारा फाइनल हो चुका है। अब 14 नंबर की ओर चलते हैं। तो बच्चों आ चुके हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा है, देख सकते हैं अगला सवाल है इंटीग्रेशन से। देख सकते हैं ये सिंबल है आपका, इंटीग्रेशन का सिंबल है। इंटीग्रेशन का सिंबल अगर आप भूल रहे हैं तो कितना आसान है, देखिए आप लिख सकते होंगे एस। जी हाँ, इस तरह से एस लिखिए। इसी एस को ना, ये वाला हिस्सा को और ये वाले हिस्से को खींचिए तो ये देखिए किस टाइप का आपका बन जाएगा, इस टाइप का। जी हाँ बच्चों, वही इंटीग्रेशन का सिंबल है। सवाल कह रहा है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान होगा। देखिए जरा, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान होगा, तो इसमें से आपके सामने जो इधर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए राइट है? डी इंटीग्रेशन डी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। जी हाँ बच्चों, इसका तो साइन इनवर्स एक्स नहीं होता है, लॉग तो होता भी नहीं, कोट होता है नहीं, तो क्या होना चाहिए? जी हाँ, टेन इनवर्स एक्स। बच्चों इसी प्रकार से आपका देख सकते हैं 15 नंबर का सवाल भी फॉर्मूला ही है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान होगा। जी हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए? इसमें से ये होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बाकी यह तीनों हमारा गलत है। चलिए इसी तरह से हम आगे चलते हैं। हमारा कहता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, इसको कहते हैं e की पावर x e की पावर x इंटू साइन x प्लस कॉस x dx का मान होगा। अब जरा इसको देखिए बनाते हैं, और इस टाइप के सवाल को बनाने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। आप जरा गौर से एक बार देखें, अगर हमारा इस टाइप का सवाल है, कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एफ एक्स प्लस उसी के अंदर में एफ डैश एक्स भी हमें मालूम हो, कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि कोई हमारा इंटीग्रेशन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x इसको कहते हैं, ये हमारा e की पावर x है, इनटू में कोई फंक्शन हो और प्लस करके उसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम हो। कि बच्चों e की पावर x बाहर हो, प्लस कोई फंक्शन हो, फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, तब जाकर इसका जो मान होगा वो डायरेक्टली पुट कर सकते हैं e की पावर x फंक्शन। ये रहा हमारा e की पावर x फंक्शन, मतलब इसका मान आ गया आपको e की पावर x फंक्शन। आप इसको फॉर्मूले के तौर पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए e की पावर x साइन x प्लस में cos x dx का मान होगा, इसमें से कौन सा आपके लिए सही ऑप्शन है? तो आप देख सकते हैं बच्चों कि e की पावर x तो है, ये है, अंदर में साइन x एवं cos x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। आप देख सकते हैं e की पावर x बाहर है आपका, अंदर में साइन x और इसी का डिफरेंशिएशन cos x मौजूद है। अब बताइए आपको इसमें से क्या होना चाहिए? बता चुके थे e की पावर x फंक्शन प्लस फंक्शन का डैश, तब हो गया आपको e की पावर x फंक्शन। यहाँ देखिए e की पावर x फंक्शन, e की पावर x साइन x, खोजिए कहाँ है, इसमें है क्या? नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं, ये तो भागा में है। आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
e की पावर x फंक्शन प्लस c। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर यह सवाल आपको फिर से एक आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए क्या कह रहा है इसमें, हमें इसमें इंटीग्रेशन यह भी है, जो इंटीग्रेशन ऑफ √3(1) प्लस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों कहता है इसमें इसका मान बताइए। आप देख सकते हैं यह जो सवाल है आपका इंटीग्रेशन से है, लेकिन इसमें देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है। यह हमारा डिफिनिट इंटीग्रेशन से, ये डिफिनिट फिक्स है, इसका जो मान होगा इन दोनों के बीच का ही होगा। देखिए इसको पढ़ते कैसे है, इसको पढ़ते हैं यहाँ से, इस टाइप से। ये हुआ हमारा सवाल। इस टाइप का ही सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx। ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ, यह a हुआ, यहाँ b होगा fx एवं dx। अब सोचिए कि नीचे वाले को a ही कहते हैं, ऊपर वाले को b कहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा बच्चों कितना होगा, एफ बी माइनस एफ ए। यह है आपका सूत्र। अगर इंटीग्रेशन ऑफ a to b आए एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एफ बी माइनस एफ ए। बच्चों b माइनस ए कर रहे हैं, b कहाँ है तो अपर में, a कहाँ है लोअर में अर्थात नीचे में। सोचिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, चलिए इसको हटाते हैं। बी एफ बी माइनस एफ ए। सोचिए इसमें से क्या करें, सबसे पहले इस लिमिट जो हमें लगा हुआ है ना, इसको हटा देते, मान लेते कि नहीं है, बस बच गया इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो जरा सोचिए इसका अगर इंटीग्रेशन करें आप तो इसका क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी आपने जस्ट देखा था tan इनवर्स एक्स आया था ऐसे। देखिए बच्चों इसका इंटीग्रेशन हमें ये मिला। अब ये लिमिट लगा हुआ था लोअर एवं अपर, इसको आप भूल कर छोड़कर इंटीग्रेशन समझकर ये सवाल समझ जाए और इसका आपने इंटीग्रेशन लिखें, पहली बात। दूसरी काम क्या करना है, इसमें जो लिमिट लगा हुआ नीचे ऊपर दोनों, इसको फिर यहाँ पर एडजस्ट कर दें 1√3। अब यहाँ पर लगा सकते हैं आप फॉर्मूला, कौन सा, एफ बी माइनस एफ ए। जी हाँ बच्चों, एफ बी माइनस एफ ए। बोलिए b कितना है आपका, तो नीचे वाले को आपने a बोला, ऊपर वाले को b। तो फॉर्मूला होता है आपका एफ बी, बताइए कौन सा होगा, f मीन्स फंक्शन, ये रहा हमारा फंक्शन। इस x के जगह पर आप ये भी पुट करें और ये भी पुट करें, लेकिन पहले कौन सा करें ये इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि आपको कह दिए b माइनस ए, और b कहाँ है, b कौन सा है, तो b है ऊपर वाला, a है नीचे वाला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3 माइनस tan इनवर्स a to b, अब b माइनस a, तो b हो गया ऊपर वाला, a हो गया नीचे वाला। इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब जरा सोचिए कि tan इनवर्स √3 है, तो tan कितना का मान आपको पता है √3 होता है, tan कितना का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है। तो 60 को कैसे लिखेंगे आप, पाई/3 अब माइनस, ये देखिए क्या रहा, 1 रहा। कितना का मान 1 होता है tan में, तो वह tan कितना का मान, तो मात्र 45 का मान। tan 45 का मान 1 होता है, तो 45 को आप कैसे लिखे, पाई/4। ये बच्चों अब इसको हल करें तो दोनों कैल्शियम 12, 3 चौके 4 को पैसे किया तो 4 पाई, माइनस यहाँ से यहाँ 3 बार में गुना किया तो 3 पाई, बराबर घटाइए तो कितना आएगा, पाई/12। बच्चों इसका मान आया पाई/12। कहीं है क्या, ये गलत 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 एवं सही लास्ट का यानी डी नंबर। आप देखिए इस सवाल को कितना इजी तरीका से हमने आपको बताया समझाया। आप इस सवाल को तो निश्चित ही सीखें, क्योंकि ये सवाल सेम सवाल आपको लगभग लगभग आएगा। चलते हैं आगे।
सवाल अगला हमारा क्या है, तो अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेक्टर से दिया हुआ ये रहा, और ये कहता है यह ज्ञात कीजिए। मतलब यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान होगा। जी बच्चों, यहां से आपको देखें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना हो, क्या करना होगा इसके रेशियोज को, अनुपात को, और इसके अनुपात को गुना करना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे a1 और इधर से a2 प्लस b1, इसका b का मान अर्थात b2 प्लस c1 और इसका c2, बस इन दोनों को क्या करना होगा, इस तरह से गुना, तो हमें आ जाएगा a डॉट b का मान। चलिए बच्चों, a और b का अगर डॉट निकालना हो तो गुना कीजिए इसके अनुपात को इसके अनुपात से। चलिए, i का गुणांक 2, इसका भी i का गुणांक 4, इन दोनों को गुना करें पहले, तो 2 गुना 4 प्लस यहां से लिखेंगे हम -5 गुना यहाँ पर 2 प्लस 1, यहाँ क्या है तो 1, और यहाँ क्या 1, 1 गुना 1, 1 को कभी भी ना फेंक। चलो यहाँ से लिखो 4 दूनी 8, यहाँ से गुना करें तो -5 प्लस में 2, तो गुना करने पर आ गया आपको माइनस का 10, और ये क्या मिला आपको 1 गुना 1 मात्र 1। अब देखिए यहाँ से आपको मिल गया 9 माइनस 10 बराबर में -1। तो बच्चों आप देख सकते हैं यदि ए वेक्टर ए बराबर और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है, इन दोनों का डॉट कितना आया, तो डॉट प्रोडक्ट इसको हल करने से आ गया हमें -1, है क्या गलत, है क्या गलत, ये रहा बी नंबर सही ऑप्शन, और ये रहा आपका गलत। चलिए, आपने 18 को देखा, अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर में। बच्चों क्या है हमारा 19 नंबर दिया हुआ, देखे x बराबर 2, वक्र, देखिए वक्र दिया हुआ है, वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स की ढाल ज्ञात करें। जी हाँ, ढाल जब भी ज्ञात करना है आपको किसी भी बिंदु पर, तो आपको करना क्या है, उसका सिर्फ डिफरेंशिएशन निकाले और डिफरेंशिएशन में वह बिंदु पुट कर दें, आपका ढाल निकल जाएगा। देखिए कैसे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस का एक्स, देखिए हमें मालूम है बिंदु यहाँ से x बराबर 2, अर्थात x बराबर 2 पर इस रेखा का हमें ढाल निकालना है। आप इसका निकाले डिफरेंशिएशन, करते हैं देख डिफरेंशिएशन, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स। बच्चों यहाँ से अगर डिफरेंशिएशन निकालें तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर भूल गए हैं देख सकते हैं, डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला जो पावर है, पावर आगे आएगा और पावर से एक घट जाएगा, इसको लिखिए, इसी को लिखिए, और इसका यही पावर आगे आएगा और पावर एक घट जाएगा। ये पावर आगे आने का मतलब, इसको आगे भेजिए, सिर पर है पैर में भेजिए, यहाँ पर n लीजिए, मतलब ये आगे आ गया। अब इसी से एक घटाइए, ये रहा आपका फॉर्मूला, डी एक्स की पावर n बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये। अब बताइए इसका कितना होगा, तो यही पावर आगे अर्थात 3 आगे, फिर x लिखेंगे और पावर जो हमारा 3 है इसको एक घटाएंगे, तो 3 माइनस 1 अर्थात 2 और माइनस x का x के सापेक्ष 1 होता है। अब जरा बताइए 3 गुना यह एक्स स्क्वायर है, तो आपको तो दिया हुआ था ना बिंदु x बराबर 2, यहाँ पुट कीजिए 2 का स्क्वायर माइनस का 1, बताइए तो अब कितना आने वाला है, 3 गुना इसको हल कीजिए, 2 दुना 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, बच्चों 4 तिया 12 में से 1 घटाइए तो कितना आया 11, अर्थात आप देख सकते हैं x बराबर 2 पर वक्र इतना की ढाल कितना निकला 11, है नहीं, है नहीं, यहाँ है, ये रहा सही, ये तो बिल्कुल गलत है। अब देखिए आपके सामने एक जबरदस्त सवाल फिर से है, जिसको कि आप निश्चित ही लगभग गलती कर बैठते होंगे। तो देखिए क्या है,
अब आज से फिर दोबारा गलती नहीं हो। देखिए क्या है यहाँ पर हमारा सवाल, ये रहा सवाल है हमारा डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स, इसका आपको निकालना है डिफरेंशिएशन बच्चों, डी बाई डी एक्स साइन रूट एक्स। तो क्या करना होगा यहाँ पर डी बाई डी एक्स नहीं लगाना है, देखिए हम लिखते हैं इस टाइप से डी साइन रूट एक्स। अब जरा बताइए तो यहाँ पर डी लगाएंगे, यहाँ क्या लगा दे हम एक्स, नहीं बच्चों वही गलती आप करते हैं, अगर हम एक्स लगा दें यहाँ पर तो हमसे गलती हो जाएगी बहुत बड़ी। तो हम क्या लगाएं आखिर, देखिए हम क्या लगाने वाले हैं, हम बोल रहे हैं जो आप देखिए इसमें यह जो हमारा फंक्शन है साइन, साइन जो है लिखा हुआ, साइन के अलावा जो यहाँ पर है तमाम चीज को यहाँ छाप दे, पहला फंक्शन के अलावा जो भी चीज है इस तमाम चीज को यहाँ पर आप छाप दें। जैसे ही छाप दिए तो अब सोचिए कि यहाँ पर क्या आपको मालूम है x, आपने तो x लिखा था, क्या यहाँ पर आपको x मालूम हुआ, आप कहेंगे हाँ जी, नहीं फिर भी गलत, x नहीं आपको रूट x मालूम है, अर्थात हम क्या करेंगे इस जगह इसको फिर से ऊपर भेजेंगे डी रूट x अपॉन डी। अब इसको पढ़िए अब है डी रूट x किसको पढ़ रहे हैं x, तो अब की बार तो x से को ना सिर्फ x पढ़ रहे हैं, डी रूट x ओनली x को हम x बोल रहे हैं, यहाँ लिखिए डी रूट x बाई डी एक्स। आगे चलिए डी साइन, इसको मान लिए थे आप x, डी साइन x बटा डी एक्स ऊपर में जिसको हम x बोले वही तो नीचे में लिखे हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप जिसको x बोले वही तो नीचे लिखे हैं। यहाँ पर x किसको बोले हम, रूट x को, कैसे साइन इसको मान ले पूरे को x तो नीचे आ गया वही हमारा x, अब फिर अगर यह हमारा x हम उसको मान कर लिखे हैं रियल में देखा है तो यह x हमारा नहीं है रूट x है, इसलिए इसको फिर से ऊपर लेकर गए, अब वहां पढ़ रहे हैं रूट x, किसको पढ़ रहे हैं x, तो x को, इसीलिए नीचे लिखिए हम x। अब जरा सोचिए कि साइन x का आपको डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, साइन x का कॉस x होता है, देखिए साइन x इस तमाम चीज को हम x बोले हैं, साइन x इसको जब x बोल रहे हैं तो साइन का होगा कॉस, यहाँ जो x तो वही x यहाँ पर भी आएगा, तो साइन रूट x का हो गया कॉस रूट x इनटू यहाँ पर देखिए ये रहा रूट x आप इसको याद कर लें कि डी रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, अगर आप निकालें तो भी इसका मान निकलता है, डी रूट x का मान निकलता है। अब अगर नहीं निकालना है तो आप याद रखें डी रूट x का हो जाता है 1/2 रूट x, अर्थात अगर इसे हम लिखें तो आप देख सकते हैं इस तरह का कहीं है क्या, इस तरह का ये रहा क्या, नहीं ये तो गलत है, अच्छा 2 रूट x को ये नहीं कि रूट x इंटू रूट x, गलत हो गया, ये देखिए 1/√x 1/√x है, यहाँ 2 है इसमें 2 नहीं है, अर्थात यह हमारा गलत है, cos रूट x ये आया हुआ इसमें नहीं है, अर्थात ये भी हमारा गलत है, ये हमारा सही ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर लिखा 1/2 रूट x, इसको आप इधर पहले लिख सकते हैं इस प्रकार से 1/2 रूट x और cos रूट x, देख सकते हैं आपका यह मैचिंग हो गया, अर्थात यह दोनों आपका इस सवाल नंबर 20 का डी नंबर है। बच्चों आज हमने 1 से 20 तक क्लास 12 मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया, हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छे लगेंगे, अगर अच्छा लगे तो आप निश्चित ही लाइक करें एवं शेयर करें। अब देखिए अभी के समय में आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का काम करते हैं, और मैं आपको वादा करता हूं ऐसा ऐसा सवाल आएगा आप उसको लिख कर रखें, और ऐसा ऐसा सवाल आएगा आपके बोर्ड एग्जाम से मिलता जुलता ही रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।